हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जिस प्रकरण से जुड़ने जा रहे हैं वो प्रकरण है एक बहुत प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता एक बहुत स्कॉलर, बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा यात्री था। अपने समय का मध्यकाल का 14वीं शताब्दी का वैसा यात्री जिसने सबसे ज़्यादा समय तक और सबसे अधिक दूरी की यात्रा की। इब्न बतूता कौन था, कहाँ से आया था, किसके समय में आया, किन देशों की यात्रा की और उसने अपना यात्रा वृत्तांत जो ट्रैवलर्स ब्लॉग है उसको किस रूप में लिखा, इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो इब्न बतूता मैंने बताया कि ये अफ्रीका का था, अफ्रीकन यात्री था, मोरक्को का रहने वाला था। टैंजियर में इसका जन्म हुआ था 1304 सीई में। मोरक्को का रहने वाला था और जिस परिवार में इसका जन्म हुआ वो परिवार बहुत ही इस्लामिक स्कॉलर्स का परिवार था। ऐसा परिवार जहाँ के लोग इस्लामी शिक्षा को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, बहुत विद्वान लोग थे, तो घर में शुरू से ही इस्लामिक शिक्षा का वातावरण था, तो इसलिए इस्लामिक एजुकेशन प्राप्त कर ली। अच्छा, घूमने फिरने का बहुत शौकीन था शुरू से ही। 21 वर्ष की अवस्था में जब ये आया तो ये घर से निकल पड़ा और सहारन डेजर्ट को पार करते हुए मिस्र के रास्ते सीरिया, इराक, यमन और मक्का तक की इसने यात्रा पूरी की और इस प्रकार हज की यात्रा इसने 21 वर्ष की अवस्था में ही कर ली। इब्न बतूता जब 21 वर्ष का था तो चूंकि यात्रा का शौकीन था तो टैंजियर से वो लंबी यात्रा पर भारत तक जाने के लिए निकल पड़ा और वो दिन था गुरुवार का, समय था 1325 सीई। 1325 सीई में वो टैंजियर से निकला और सहारा मरुस्थल को पार करता हुआ मिस्र, सीरिया के रास्ते आगे बढ़ा। इब्न बतूता लिखता है अपनी पुस्तक में, जो इसका ट्रैवलर्स ब्लॉग है उसका नाम है रिहला। उसने लिखा कि गुरुवार को वो 1325 ईस्वी में अपने घर से निकल पड़ा अकेले ही और उसने पूर्व की ओर अपना यात्रा अभियान भारत पहुंचने के लिए किया। जरा इब्न बतूता की यात्रा के मार्ग का मानचित्र देखिए। आपके सामने इब्न बतूता के यात्रा मार्ग का मानचित्र है, ध्यान से देखिए। टैंजियर से सहारा मरुस्थल को पार करता हुआ मिस्र के बाद इजराइल, सीरिया, सऊदी अरब से इराक, ईरान होते हुए भारत और फिर भारत से चीन तक का जो मार्ग है, यह यात्रा मार्ग उसने अपनाया और इस यात्रा मार्ग पर चल करके उसने एक बड़ी लंबी यात्रा पूरी की जो 30 वर्षों में पूरी हुई। तो अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट था बहुत बड़ी चुनौती थी, उसको पार करता हुआ मिस्र के रास्ते सीरिया से सऊदी अरब, ईरान, इराक के रास्ते हिंदू कुश पर्वत को पार करके सिंधु नदी को पार करता हुआ ये दिल्ली पहुंचा। 1333 ईस्वी में 1333 सीई में ये दिल्ली पहुंचता है और उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक वंश का जो शासक था उसका शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक तो भारत ये अवसर की तलाश में आया था। इतनी लंबी चुनौती भरी यात्रा, आप इमेजिन करिए कि 14वीं शताब्दी का जो समय था वो ऐसा समय था जब यातायात के ना तो ऐसे साधन थे, ना सुविधाएं थी, ना इस प्रकार का कोई मार्गदर्शक
कोई था जो उसको रास्ता बताता। कारवां में व्यापारियों के साथ वो निकल पड़ा। कई बार उसको रास्ते में ऐसे डाकुओं का सामना भी करना पड़ा, बीमारी का भी सामना करना पड़ा। तो परिस्थितियाँ बड़ी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन ये अपनी धुन का पक्का था और ये यात्रा पर निकल पड़ा और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंच गया। जब इसने सिंध नदी को पार किया तो मुल्तान में इसने मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देने के लिए कुछ जवाहरात, दास, घोड़े और ऊँट ये सब खरीदा। जब दरबार में पहुंचा तो सुल्तान को इसने वो सब उपहार दिया। सुल्तान इसके उपहार से बड़ा प्रसन्न हुआ और इसकी विद्वता से विशेष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी का पद दे दिया। इसको काजी के पद पर नियुक्ति मिली। दिल्ली सल्तनत काल में ये न्यायाधीश के पद पर रहा, क्योंकि शरीयत का विद्वान था, परिवार इस्लामिक एजुकेशन वाला था, तो शरीयत का ज्ञाता था, तो इसको काजी का पद दिया गया। काजी के रूप में सल्तनत काल में इसने 7 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। मोहम्मद बिन तुगलक भी एक ऐसा शासक था जो क्षण में प्रसन्न होता था, क्षण में रुष्ट भी हो जाता था। तो सुल्तान और इब्न बतूता के बीच एक ऐसा समय भी आया कि जब गलतफहमी हो गई और सुल्तान ने इसको कैद में डाल दिया। बहरहाल थोड़े दिनों के बाद वो गलतफहमी दूर हो गई। सुल्तान ने इसको फिर से काजी के पद पर नियुक्ति दी। इस प्रकार काजी के पद पर अपने सेवाएं देता रहा, लेकिन थी तो इसके अंदर घूमने की जिज्ञासा। इसने सुल्तान से कह करके अपनी यात्रा के लिए अपना एक नवीन कार्यक्रम ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि किसी ऐसे आदमी को वो चीन भेजे। चीन में उस समय युवान वंश का शासन था, तो युवान वंश के साथ राजनैतिक संबंध मजबूत करने के लिए किसी योग्य आदमी की तलाश थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन जाने का आदेश दिया। तो इब्न बतूता एक राजदूत के रूप में चीन की यात्रा पर 15 ऐसे चीनी संदेशवाहकों के साथ रवाना हुआ। दिल्ली से मध्य भारत, मध्य भारत से खंभात, खंभात से होता हुआ यह अपनी यात्रा पर आगे निकला। आइए देखिए, दोनों मानचित्र आप देखें किस प्रकार इब्न बतूता मोरक्को से भारत तक आया था। उसका मानचित्र आप देख लीजिए। इब्न बतूता का यात्रा मार्ग आपके सामने है। ट्रेंजियर से सारा डेजर्ट क्रॉस करते हुए मिस्र से भारत तक पहुंचने का रास्ता। दूसरा मानचित्र भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार वो भारत से चीन जाने के लिए निकला। दिल्ली से मध्य भारत होते हुए खंभात गुजरात में, और गुजरात से मालाबार तट काझीकोट केरला में, वहाँ से वो मालदीव गया। मालदीव में उसने 18 माह तक काजी के रूप में अपनी सेवाएं दी। मालदीव में भी काजी के पद पर अपनी सेवाएं देने वाला व्यक्ति है। उसके बाद ये माले गया। माले जो नया इस्लामिक देश था, माले एक ऐसा देश था जो पहले बौद्ध धर्म का मानने वालों का देश था। जब वो इस्लाम धर्म में कन्वर्टेड हो गया तो ऐसी स्थिति में वहाँ कुरान और इस्लामिक सिद्धांतों को स्थापित करना, शरीयत को लागू करना, ये एक काम था। तो उस पद पर काजी के रूप में फिर से इसने माले में भी काम किया। तो मालदीव और माले में रहा। उसके बाद ये श्रीलंका गया। श्रीलंका से अब ये चीन जाने का जो क्रम था, उसी दौरान ये सारी यात्राएं हुई। मालदीव, माले से श्रीलंका, श्रीलंका से बंगाल, बंगाल से असम, असम से फिर वापस मालदीव आया, और मालदीव से सुमात्रा, और सुमात्रा के रास्ते चीन के क्वांझू या जिसको जायतुन कहते थे उस समय, वहां पहुंचाए। उसका भी मानचित्र आप देख लीजिए एक बार। इब्न बतूता का चीन जाने का यात्रा मार्ग आपके सामने मानचित्र है। इसको आप अच्छी तरह से देखें जिससे चीजें क्लियर हो जाए। वस्तुस्थिति को समझने के लिए मानचित्र बहुत सहायक होता है। तो मानचित्र के साथ जब आप इतिहास को अध्ययन करेंगे तो चीजें दिमाग में
बिल्कुल सेट हो जाएंगी और आप तथ्य को फिर भूलेंगे नहीं। तो इस तरह वो जायतुन पहुंचा और जायतुन से, जिसको आज क्वांजू कहते हैं, वहाँ से वो बीजिंग भी गया और युआन वंश के शासक से जाकर के ये मिला। विभिन्न देशों की यात्रा, लगभग 44 देशों की इसने यात्रा की। लगभग 60 शासकों से इसको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो इसने दूरी तय की वो अपने आप में किसी एक यात्री द्वारा तय की गई सर्वाधिक दूरी है। लगभग 75,000 माइल, इतनी लंबी दूरी इसने तय की। अगर इसे हम किलोमीटर में देखें तो ये किलोमीटर में लगभग 1,20,700 किलोमीटर की यात्रा है। तो 30 वर्ष में इतनी लंबी दूरी तय करने वाला इब्न बतूता एक ऐसा यात्री था जो अपने समय में सबसे अधिक दूरी की यात्रा करने वाला था। 75,000 माइल की यात्रा या किलोमीटर में उसको देखें तो 1,20,700 किलोमीटर की यात्रा उस समय एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड यात्रा थी। इतनी लंबी यात्रा, सहारा जैसे रेगिस्तान को पार करके इतने दूर देशों की यात्रा। याद रहे इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में यात्रा कर रहा था, जब आज की तरह की सुविधाएं उस समय नहीं थी। 14वीं सदी, यात्रा करना निरापद नहीं था। रास्ते में डकैतों का भय होता था, डाकू लोग काफिले पर आक्रमण कर देते थे। इब्न बतूता ने काफिले में यात्रा की, लेकिन जब वो मुल्तान से दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में उसके काफिले पर डाकुओं का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण में उसके बहुत से साथी मारे भी गए, वो स्वयं भी जख्मी हुआ। वो लिखता है कि इस प्रकार डाकुओं के भय के बीच उसने अपनी यात्रा की और कई बार उसको बीमारी या डाकुओं के हमले का शिकार भी होना पड़ा। बहरहाल इब्न बतूता ने इन सारी चुनौतियों के बावजूद भी इतनी बड़ी यात्रा पूरी की और इस सब का उसने अपनी पुस्तक रेहला में उल्लेख भी किया है। इब्न बतूता ने नई संस्कृति, नई लोगों, नई आस्थाओं के बीच जो कुछ भी देखा उसका वर्णन उसने बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही समझदारी के साथ अपनी पुस्तक रेहला में किया है, क्योंकि वो एक अफ्रीकन यात्री था। एशियाई देशों की जो संस्कृति थी, एशियाई देशों की जो परंपराएं थी, वो उसके लिए अनोखी थी। इसलिए उसने अपनी पुस्तक में उन सभी चीज़ों को जो उसको अनूठी लगी उसका विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो अनोखी चीज़ों का उल्लेख उसके द्वारा किया गया। इब्न बतूता जब अपनी चीन यात्रा पर गया तो उसने युआन वंश के चीन के शासकों की भी दिनचर्या देखी, वहाँ की समाज, वहाँ की संस्कृति का अवलोकन किया और इस पूरे यात्रा क्रम को उसने जब अपनी पुस्तक लिखने लगा तो ऐसी चीज़ें जो उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित थी, वही चीज़ें जो उसको रोचक लगी थी, उन चीज़ों को उसने अपनी पुस्तक में स्थान दिया। मैंने आपसे बात की कि इब्न बतूता 1342 सीई में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कहने से चीन के लिए अपनी यात्रा उसने एक राजदूत के रूप में प्रारंभ की। 1342 से उसने अपनी यात्रा पूरी की। रास्ते में मालदीव और माले जाकर के और सुमात्रा के रास्ते वो जब चीन पहुंचा तो वहाँ युआन वंश के शासकों से मिला। 1347 सीई तक वो चीन में रहा। 1347 सीई में वो अपने देश वापस लौटने के लिए तैयार हुआ और चीन से इसकी वापसी यात्रा 1347 सीई से प्रारंभ होती है। 1347 सीई से इसने वापसी यात्रा की और अपने देश मोरक्को कब पहुंचा? 1354 सीई में। तो देखिए उसने जो अपनी यात्रा प्रारंभ की थी वो कब प्रारंभ की थी? मैंने आपको बताया है कि 1325 सीई में इब्न बतूता 21 वर्ष की अवस्था में
1325 सीई में अपने घर से निकला था और वापस कब पहुंचा? 1354 सीई में, 30 वर्ष के बाद। 30 वर्ष का लंबा समय उसको लगा और इस 30 वर्ष में वो विभिन्न लोगों से मिला। जब अपने देश वापस पहुंचा तो मोरक्को के सुल्तान ने उसकी इस यात्रा के विवरणों को लिखने के लिए उससे कहा। मोरक्को के सुल्तान ने कहा कि आपने विभिन्न देशों की यात्रा की है, विभिन्न लोगों के संपर्क में आए हैं, विभिन्न चीज़ों को उसने देखा है, तो इसको आप अपने यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखें। इन बतूता को यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए एक बहुत विद्वान व्यक्ति की सेवाएं मुहैया कराई गई। उसका नाम था इब्न जुजाई। ये एक विद्वान लेखक था। इन बतूता उन यात्रा के दौरान जो उसने रोचक चीज़ें देखी थी, जो अनूठी चीज़ें देखी थी, जिसने उनके मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप डाली थी, उन चीज़ों को वो बोलता गया और इब्न जुजाई उसको लिखता गया। और इस प्रकार जो उसका ट्रेवल ब्लॉग या यात्रा वृत्तांत तैयार हुआ वो थी रेहला। ओके, इन बतूता ने जो अपना ब्लॉग लिखा, ट्रेवल ब्लॉग, तो उसमें उसने विभिन्न स्थानों से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी, जैसे जब वो यात्रा वृत्तांत लिखता है तो लिखता है कि भारत में सिंध से दिल्ली की दूरी 50 दिनों में तय की जा सकती है। इसी तरह वो लिखता है कि मुल्तान से दिल्ली की दूरी को तय करने में 40 दिन, दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 दिन में ये दूरी तय की जा सकती है। वहीं ग्वालियर से दिल्ली की दूरी को तय करने में 10 दिन लगेंगे। ग्वालियर से दिल्ली 10 दिन। इस तरह विभिन्न भारत के शहर और उन शहरों से राजधानी शहर तक पहुंचने में कितनी समय की यात्रा है उसका उसने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। यही नहीं, भारतीय शहरों के बारे में, भारतीय बाजारों के बारे में, भारत में चली आ रही जो परंपराएं हैं, जैसे जात प्रथा थी, सती प्रथा थी, इस दास प्रथा थी, इन प्रथाओं का भी उल्लेख उसने अपनी पुस्तक में किया है। इब्न बतूता को जो कुछ भी चीज़ें अनूठी लगती थी भारत के यात्रा क्रम में, उसने भारत में नारियल और पान का उल्लेख किया है। उसने नारियल और खजूर जैसी वानस्पतिक उपजों के बारे में लिखा है। उसने लिखा कि नारियल खजूर जैसा वृक्ष होता है और उसका फल एक काष्ठफल होता है, जो फल देखने से बन उसकी खोपड़ी जैसी लगती है और उसमें 2 आंखें भी दिखाई पड़ती है। तो इस तरह उसने नारियल का रोचक वर्णन किया है। पान का वर्णन उसने किया है। इब्न बतूता ने पान का वर्णन करते हुए लिखा है कि पान एक पत्ता है और वो कोई फल नहीं है, उसके अंदर सुपारी को रख करके चबाया जाता है, जो जायफल जैसी होती है, और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके जो खाने वाले लोग हैं इसको चबाते रहते हैं। तो इस तरह वनस्पतिक उपज नारियल और पान का उसने वर्णन किया है। उसने भारतीय बाजारों का, भारतीय शहरों का वर्णन किया है। इब्न बतूता लिखता है कि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है जो चारों ओर से बहुत ऊंची सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, और वो प्राचीर या जो चहरदीवारी है नीचे पत्थरों से और ऊपर ईंटों से बनाई गई है। उसने दिल्ली की विशालता को चित्रित करते हुए लिखा कि दिल्ली की जो प्राचीर है उसमें ऊंचाई पर बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिनसे कि प्रकाश और हवा शहर के अंदर की ओर जाती है। बड़े 28 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बदायूं दरवाज़ा है। बदायूं दरवाज़ा के बाद दूसरा दरवाज़ा है मांडवी दरवाज़ा, जिसके अंदर प्रवेश करने पर अनाज मंडी में आप जाते हैं, अनाज मंडी है उस प्रवेश द्वार के अंदर।
दूसरे और जो द्वार हैं उन द्वारों का भी उसने जिक्र किया है। उसने लिखा है कि दिल्ली की जो आबादी है, शहर की पूरी आबादी उस प्राचीर के अंदर रहती है। प्राचीर के अंदर जो सैनिक हैं, उनके साजो सामान हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, सुरक्षा के प्रबंध हैं, गोला बारूद है और हथियार बनाने के कारखाने तथा सुरक्षा घेरे में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, उनके घोड़े, हाथी, ये सारा सामान उन सुरक्षा प्राचीरों के अंदर रहता है। और सुरक्षा प्राचीर के ऊपर बड़ी बड़ी मीनारें हैं, ऐसी सुरक्षा चौकियां हैं जिन पर जो सुरक्षा कर्मी हैं दिन रात पहरा देते हैं, जिससे कि कभी दुश्मन का आक्रमण न हो सके। तो इस प्रकार उसने दिल्ली की विशालता का वर्णन किया है। दौलताबाद का जब वो वर्णन करता है तो लिखता है कि दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं है। दौलताबाद के बाजार का वर्णन किया है, दिल्ली के बाजार का वर्णन किया है। उसने बाजार का वर्णन करते हुए लिखा है कि भारत के जो बाजार हैं शहरों के, वो बहुत वस्तुओं से भरे हुए हैं, बहुत समृद्ध बाजार हैं। दुकानें जो हैं वो जगमगाती रहती हैं रोशनी से और सामानों से, और बाजार सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र हैं। बाजार में केवल आर्थिक विनिमय ही नहीं होता। बतूता लिखता है कि जो दौलताबाद का बाजार है उसमें एक स्थान है ताराबाद, जहां गुरुवार के दिन जो वहां के नर्तक लोग हैं, जो नृत्यांगनाएं हैं, जो गायक लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठे होते हैं और सुबह से शाम तक वो लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। आने जाने वाले लोग उनकी कला का आनंद लेते हैं। बाजार के अंदर दुकानें बहुत सुसज्जित हैं, कालीन बिछे हुए हैं और लोग संगीत का आनंद लेते हैं। प्रायः बाजार में मंदिर या मस्जिद भी हैं, इसका भी उसने जिक्र किया है कि जो विभिन्न धर्मों के मानने वाले हिंदू या मुस्लिम हैं अपने धार्मिक स्थानों पर भी जाते हैं। बाजारों में जो सामान है उसमें लिखता है कि भारत में बहुत अच्छे सूती वस्त्र बनता है, बहुत महीन मलमल बनती है, जरी और साटन का काम होता है। उसने लिखा कि भारत में मिलने वाली जो मलमल है वो इतनी उत्कृष्ट है कि कुछ मलमल की ऐसी किस्में हैं जिसको केवल अमीर वर्ग के लोग ही उसका उपयोग कर पाते हैं। मतलब बहुत सुंदर वस्तुएं वहाँ पर बनाई जाती हैं। इसी तरह भारतीय कृषि का वर्णन करते हुए इन बतूता लिखता है कि भारत की कृषि बहुत उपजाऊ है, यहाँ वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें भी पैदा की जाती हैं। और यहाँ की फसलों के बारे में उसने लिखा है कि भारत में विभिन्न प्रकार के फल फूल, जैसे उसने आम का उल्लेख किया है, खजूर का उल्लेख किया है, तरबूज का उल्लेख किया है, संतरे का उल्लेख किया है, कटहल फल का उल्लेख किया है। नारियल और पान का ही नहीं, साथ साथ इन चीज़ों का भी उल्लेख उसने अपनी पुस्तक में किया है। आम और कटहल जैसे सुंदर फल भी हैं, उसका उल्लेख अपनी पुस्तक में करता है। भारतीय कृषि की संपन्नता के बारे में वो लिखता है कि कृषि बहुत उपजाऊ है, जमीन उपजाऊ है, आर्द्र है, वर्षा पर्याप्त होती है, जिससे फसलों की सिंचाई की बहुत आवश्यकता नहीं होती। इब्न बतूता ने जब भारतीय कृषि का वर्णन किया है तो उसमें उसने लिखा है कि जो गंगा यमुना का दोआब है, इस क्षेत्र में चावल, गन्ना, कपास, ऐसी फसलें, ज्वार बाजरा जैसी फसलें खूब मात्रा में उगाई जाती हैं। तो भारतीय कृषि की फसलें, भारत में मिलने वाले फल फूलों, इन सब का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में बड़ी मनोहारी ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से किया है। इन बतूता ने एक बड़ी अनूठी चीज उसको लगी, उसका वर्णन किया डाक व्यवस्था का। कृषि का वर्णन किया है, शहरों का वर्णन किया है और डाक व्यवस्था। इन बतूता जब अपनी पुस्तक रेहला को लिखवा रहा था तो जो चीज़ें उसके मन मस्तिष्क पर अमिट छाप डालने वाली थी उन सब के बारे में वो लिखवाता गया। बहुत से साधु संतों के बारे में भी, बहुत से विद्वानों के संपर्क में जिसके आया था, उन सब का उल्लेख वो करवाता गया। डाक व्यवस्था उसको भारत की बड़ी अनोखी लगी, उसका उसने वर्णन किया कि भारत में जो डाक व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है। वो लिखता है कि राजधानी तक राज्य के कोने कोने से समाचार भेजने की जो व्यवस्था है वो अपने आप में अद्भुत है। और 2 प्रकार की डाक व्यवस्था भारत में संचालित है, एक अश्व द्वारा, घोड़ों द्वारा, और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था और अश्व डाक व्यवस्था। इन बतूता ने लिखा है कि जो अश्व डाक व्यवस्था है उसको उसने उलूक नाम दिया है। उलूक क्या है? उलूक का वर्णन करते हुए कहता है कि
प्रत्येक साम्राज्य के कोने कोने से, राज्य से राजधानी नगर तक डाक पहुँचे, इसके लिए व्यवस्था की गई है कि 4 मील की दूरी पर ऐसे स्थान बनाए गए हैं। एक अश्वारोही को सूचना लेकर के अगले स्थान तक जाना पड़ता है और उस स्थान पर घोड़ा पहले से तैयार रहता है, घुड़सवार तैयार रहता है और उसको सूचना दे करके वो फ्री हो जाता है। अगला जो घुड़सवार है अगले स्थान तक, जो अगला 4 मील दूरी पर है। इस तरह प्रत्येक 4-4 मील की दूरी पर ऐसे अवस्थान बनाए गए हैं और इस प्रकार घुड़सवारों के माध्यम से डाक एक घुड़सवार से दूसरे घुड़सवार होते हुए पूरे राज्य के कोने से राजधानी तक पहुंचती है। उसने लिखा कि सिंध से दिल्ली की जो दूरी है, जो 50 दिन में पूरी होती है सामान्य रूप से, उस दूरी को डाक व्यवस्था में केवल 5 दिन में पूरा किया जाता है। सिंध से दिल्ली तक पहुंचने में डाक को केवल 5 दिन लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी द्रुत गति से घोड़े दौड़ते थे, और घोड़ों को इसीलिए केवल 4 मील की दूरी पर रखा गया था, जिससे घोड़े तेज रफ्तार से दौड़ सके और समय से डाक राजधानी तक पहुंच सके। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो रहा है इसकी जानकारी शासक को मिल सके। दूसरी डाक व्यवस्था जो पैदल डाक व्यवस्था है, उस इब्न बतूता ने पैदल डाक व्यवस्था को अश्वारोही डाक व्यवस्था से भी तेज बताया है। वो कहता है कि पैदल जो डाक व्यवस्था है उसके लिए प्रत्येक 1 मील की दूरी में 3 ऐसे स्थान हैं और एक संदेशवाहक को 1/3 केवल 1/3 मील की दूरी दौड़ करके पूरी करनी पड़ती है। तो जो ऐसे हरकारे हैं या जो कसीद हैं, उनके हाथ में 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है जिसमें घंटियां लगी होती हैं। दूसरे हाथ में उसके समाचार जो संदेश है वो होता है, उसको लेकर के वो हरकारा दौड़ता है। जब वो दौड़ता है तो उसके हाथ में जो 2 हाथ लंबी छड़ है जिसमें कि घंटियां लगी हुई हैं, वो घंटियां बजती हैं। और इस तरह जो प्रत्येक 1 मील में 3 ऐसे स्थान हैं, इन दूसरे स्थान तक हरकारा जब पहुंचने वाला होता है तो वो घंटियां पहले से इस स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को संकेत दे देती हैं कि संदेश वाहक आ रहा है। इस स्थान को दावा उसने लिखा है कि प्रत्येक 1/3 मील पर दावा होता है, जहां पर संदेशवाहक पहले से तैयार बैठा होता है, घंटियों की आवाज़ सुनकर तैयार हो जाता है और संदेशवाहक से संदेश लेकर के अगले दावा तक पहुंचाता है। तो एक धावक को केवल 1/3 मील की दूरी तय करनी पड़ती है और इस तरह तेजी से डाक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती रहती है। तो पैदल डाक व्यवस्था और अश्वारोही डाक व्यवस्था का उसने बहुत अच्छे प्रकार से उल्लेख किया है। उसने सती प्रथा का उल्लेख किया है कि यहाँ भारत में सती प्रथा है, और यहाँ की दास व्यवस्था का उल्लेख उसने किया है। वो लिखता है कि भारत में दास व्यवस्था है और जो घरों में काम करने वाली कुशल दासियां हैं उनकी कीमत पुरुष दासों से कहीं अधिक है। जो ऐसी कुशल दासियां हैं उनका उपयोग सुल्तान भी करता है। सुल्तान प्रायः ऐसी कुशल दासियों को अपने अमीरों के यहाँ नौकर के रूप में रखवाता है, जिससे कि अमीरों की गतिविधियों को वो जान सके, उसकी सूचना वो दासियां सुल्तान तक पहुंचाती थी। तो एक प्रकार से उन दासियों का उपयोग गुप्तचर के रूप में भी सुल्तान करता था। स्वयं उसने लिखा कि जब वो भारत की यात्रा पर था और जब वो सिंध आया तो सिंध में उसने मोहम्मद बिन तुगलक को उपहार देने के लिए घोड़े खरीदे, ऊँट खरीदा और दास खरीदा और ले जाकर के उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसको भेंट दिया। और इसीलिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रसन्न हुआ और इब्न बतूता को उसने काजी का पद प्रदान किया। यही नहीं, जब वो मुल्तान के गवर्नर से मिलने गया तो उसके लिए भी उसने कुछ मेवे, किशमिश, दास ये सब खरीद करके उसको भी उसने भेंट स्वरूप प्रदान किया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नाम का एक धर्मोपदेशक था, उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस धर्मोपदेशक को 1 लाख टंका और 200 दास इनाम में दिया। टंका चांदी का सिक्का होता था, तो उसने 1 लाख टंका और 200 दास
किसको दिया? नसीरुद्दीन, जो एक धर्मोपदेशक था। तो भारत में दास व्यवस्था थी, इसका उसने अपनी पुस्तक में बहुत अच्छे प्रकार से वर्णन किया है। तो इस प्रकार इब्न बतूता ने भारत की यात्रा के क्रम में उन सभी चीज़ों को अपनी पुस्तक में स्थान दिया जो उसको अनूठी लगी या जो मोरक्को में उसने नहीं देखी थी। जब मोरक्को वापस आया और उसने अपनी पुस्तक लिख दी, उसके बाद सुल्तान जो मोरक्को का था वो इससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इसकी सेवाओं को, इसकी विद्वता को देखते हुए इसे मोरक्को में भी काजी का पद दिया, जहाँ ये 1369 तक काजी के पद पर रहा। कहाँ? मोरक्को में। तो अधिकांश जीवन इसने काजी के रूप में अपनी सेवाएं दी। वापस अपने देश लौट करके फिर काजी के पद पर इसने अपनी सेवाएं दी। तो इस प्रकार एक ऐसा यात्री जो 14वीं शताब्दी में इतनी लंबी दूरी उसने तय की और एक बहुत रोचक विवरण रेहला के रूप में छोड़ा है, जिसके माध्यम से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास और उन स्थानों के बारे में जान सकते हैं जहाँ की उसने यात्रा की। तो मित्रों, ये थी पूरी इब्न बतूता की कहानी। और आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में बर्नियर के साथ। थैंक यू, गुड लक।